स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी बजट स्पेशल जन टीवी की खास पेशकश। हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार का बजट पेश करेंगे 2023-24 का। लेकिन ये बजट कई मायने में खास कहा जा सकता है। पहली बार उनके होर्डिंग्स लगे हैं, तो ऐसे में जो भी अपेक्षित वर्ग है, जो अपेक्षा करता है, हर वर्ग को अपेक्षा होती है सरकार से कि मुझे कुछ मिले, तो उसी तरह से इस बजट को भी लोग देख रहे हैं। और बजट में किसको क्या मिलेगा ये तो जब वो पिटारा खुलेगा जादूगर जी की उससे तभी पता लग पाएगा। लेकिन हमने पहले भी दिखाया आपको, कोई जिले की मांग कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की मांग कर रहा है। तो एक बार फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जाने माने किसान नेता रामपाल जाट साहब हमारे साथ में हैं, कर्मचारी नेता मुकेश मुदगल साहब हमारे साथ है, महावीर सिहाग जी एजुकेशनिस्ट हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ युवा उपेन यादव भी जुड़ेंगे। तो सबसे पूछेंगे कि किसकी क्या डिमांड और क्या होना चाहिए। रामपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। एग्रीकल्चर बजट भी अलग से कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन छोटा सा मैं उसमें भी चाहूंगा, उस बजट से कुछ अलग दिखाई दे रहा है या फिर मिक्स ही कर देना चाहिए या फिर वास्तव में उसकी क्रियान्विति अलग से दिखाई दे, और क्या खास डिमांड्स हैं इस बार? आप तो मुख्यमंत्री जी के साथ जब प्री टॉक्स थी तब भी थे। योगेंद्र जी, कृषि के लिए पृथक से बजट, जैसे ही गत वर्ष ये घोषणा हुई हमने उनका स्वागत किया किसानों ने, और बाद में जब बजट आया तो मूल बजट में एक अध्याय था, वो बजट पृथक से नहीं था। इस बार हमने प्री बजट मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया कि आपने गत वर्ष जो अलग अध्याय जोड़ा, इस वर्ष आप ऐसे लाओ अलग बजट जैसे पहले रेलवे का आता था, उसको कहते हैं अलग बजट। तो अभी अलग बजट वो नहीं है, तो एक अध्याय जोड़ने से, नया अध्याय लाने से बजट अलग नहीं होता। इस बार की जो अपेक्षा है, हमने तो उस दिन भी ये कहा, आज भी ये कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम चाहेंगे राजस्थान की इकोनॉमी ये सुदृढ़ हो, राजस्थान के लोगों के चेहरों पर चमक आवे, और इसके लिए दो चीज जरूरी है। ये एग्रीकल्चर स्टेट है, इसलिए खेत को पानी और फसल को दाम। और खेत को पानी के लिए हमने कहा कि इस बार के बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए सिंचाई योजनाओं को। तो ये जो लगातार चलता है कि हम गरीब को छप्पर देंगे, तो मैंने हमेशा बोला है, गरीब को छप्पर क्यों दे रहे हो? गरीब को सक्षम बनाओ कि वो खुद छप्पर बना ले। तो छप्पर बनाने वाला बनाओ गरीब को। इस ढंग से हमने कहा किसानों के लिए यदि बजट देना है तो सौगात की हमें जरूरत नहीं है। हम दो चीज चाहते हैं कि भाई खेत को पानी मिल जाए, खेती के दाम घट जाए, लागत घट जाए। तो जो लागत घटना है ये महत्वपूर्ण काम है। और पानी के लिए हमने कहा है कि जो राजस्थान की जीवन रेखा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसको आप ने जो शुरू की, उसमें आपने 37,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ तो पिछले दो बजटों में दे दिए। तो बाकी जो 27,000 करोड़ बचे हुए हैं वो इस बजट में दे दो। तो आपको केंद्र से लगातार उसकी मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केंद्र भी नहीं दे रहा, उसका मन नहीं है, जबकि 25 सांसद में है राजस्थान के, तो नहीं है। तो आप राजस्थानी स्वाभिमानी इस आधार पर अपने संसाधनों से इसको पूरा करने की घोषणा करो। और ये जो राशि है, कुल लागत, ये एक वर्ष के बजट का 10.65% मात्र। तो पूरे राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ जाए, लोगों के चेहरों पे चमक आ जाए, इससे बड़ा बात क्या काम क्या होगा। कि हम चाहेंगे ERCP, और उसी ढंग की यमुना का जो जल है, जो गंगा, ये अपने सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, इन जलों को मिल सकता है, अलवर तक जा सकता है। उसके लिए आप अभी से तैयारी करो कि वो पानी लोगों को मिल जाए। 1994 को समझौता है झुंझुनू पानी आने का, 1994 से आज तक यमुना का पानी नहीं आया। तो आप बजट में ऐसे प्रावधान करो कि ये सुनिश्चित हो जाए कि उस समझौते की पालना हो। दूसरा हमने कहा है फसल को दाम। तो फसल को दाम के लिए योगेंद्र जी, राजस्थान में जो कृषि उपज मंडी अधिनियम है, उसमें छोटा सा परिवर्तन की जरूरत है, जिसमें किसानों को उनकी उपजों के दाम मिल जाएंगे, उनको अपनी उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में नहीं बेचनी पड़ेगी। ये खास बात है। तो यदि ये बात हो जाए तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमें तो दो चीज दे देंगे, तो किसान ऋण मांगेगा नहीं,
ऋण देने वाला बन जाएगा, और किसान ऋण देने वाला बन जाएगा तो फिर हिंदुस्तान बन जाएगा दुनिया में नंबर 1। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि आज भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और उसका जो सेक्टर है वो आत्मनिर्भर बनाता है। आज भी हमारी जीडीपी में बड़ा योगदान है, लेकिन योजनाएं जो होती हैं एक प्रायोगिक रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा जाने लगा कि अब ये प्रयोग एग्रीकल्चर में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इनोवेशन और रिफॉर्म्स का युग है, लेकिन वास्तव में ये देखना चाहिए कि धरातल पे योजनाएं उतरती हैं कि नहीं। बंद एसी कमरों में से बैठ करके आप धरती की बात अगर तपती उस जमीन की अगर बात करते हैं तो नाइंसाफी होगी। वास्तव में आपके पास में साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिसर्च चलता है, लेकिन वहां का जो मूल काश्तकार है उसकी पीड़ा भी समझनी चाहिए। फसल बीमा योजना कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब पता लगता है कि 2 रुपए 30 पैसे उसके अकाउंट में आ रहे तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि नाइंसाफी नहीं है, बहुत बड़ा घिनौना मजाक उस किसान के साथ में। चीजें दुरुस्त करनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि 75 साल के इतिहास में बजट तो बहुत सारे हुए हैं, अगर जो बजट में चीजें दे दी उसका अक्सर से पालन हो और जो छूट चुके हैं तो अगली बार उसके पूर्ति हो, मुझे लगता है तब भी किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन होता ही नहीं है। दफन कर दी जाती हैं उन तमाम चीजों को जो रह जाती हैं। तो एक ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि पिछले बजट्स का असर क्या हो रहा है, वो हुआ कि नहीं हुआ। खैर चलिए, महावीर सियाग साहब हमारे साथ शिक्षाविद हैं। सर, शिक्षा और मेडिकल 2 ऐसे सेक्टर मान के जाने जाते हैं कि अगर इसमें व्यवहारिक रूप से लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी सरकारें काम करते हैं तो पैसा व्यर्थ नहीं जाता है, क्यों? आप भारत का भविष्य बनाते हैं, व्यक्ति को हेल्दी बनाते हैं अगर मेडिकल रिफॉर्म्स को आप लागू करते हैं तो। दूसरा, हैप्पी इंडेक्स की मैं बात देख रहा हूं, इस बार मुख्यमंत्री हैप्पी इंडेक्स पे फोकस कर सकते हैं, तो उस लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पे कि एजुकेशन सेक्टर में इस बार कुछ नया करने की जरूरत है, या फिर जो है उनमें कुछ अलग कर सकें, तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान में ये सब कुछ एजुकेशन में देखने चाहिए बजट में। बिल्कुल, शिक्षा हम समझते हैं कि तमाम तरह के जो क्षेत्र हैं सबका मूल आधार शिक्षा है। अगर विकास करना है, अगर हैप्पीनेस लानी है, समाज में बदलाव लाना है, तो सबका आधार शिक्षा है। इसलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को सब मानते हैं, इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती। लेकिन हम इसमें जो कहना चाहते हैं वो ये कि नई कुछ हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो चल रहा है वो ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, क्योंकि शिक्षा को किस तरह से बच्चों को निःशुल्क मिलनी चाहिए, अनिवार्य मिलनी चाहिए, ये कानून बना हुआ है। लेकिन इस कानून की पालना आज भी हमारे राज्य के अंदर नहीं हो पा रही है। आज भी जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं वो शिक्षा देने के अलावा बाकी सब काम करते हैं, शिक्षा का काम वो नहीं कर पाते हैं। तो हम समझते हैं तो कि सियाग साहब, क्या लगता है आपको कि इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि वास्तव में जो काम मूल है, कई बार ये चर्चा उठती है कि टीचर्स को इलेक्शन होंगे तो टीचर्स, कहीं पे आपको सर्वे करना है तो टीचर्स, ये तो आप ये मान के चलिए कि जो 2021 में जनगणना नहीं हुई अभी तक, नहीं तो एक साल भर का टाइम तो एजुकेशन बिल्कुल वो ही नहीं। तो इस पे कुछ अलग, बिल्कुल इस पे अलग बजट में करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप किसी भी विद्यालय में जाकर के देखिए, आज 2 या 3 शिक्षक हर टाइम आपको मोबाइल पे काम करते हुए मिलेंगे, जो ऑनलाइन सूचनाएं लेने देने का काम है, आधार फीडिंग का काम है, जन आधार का काम है, जो शिक्षक का काम नहीं है, लेकिन वो काम उस पर थोपा गया है। इसलिए अगर ये काम विद्यालय में होना है तो इसके लिए अलग कर्मचारी रखा जाए, इसकी बजट में घोषणा होनी चाहिए। और ये तय होना चाहिए कि अगर अलग कर्मचारी नहीं रखा जा रहा है तो चाहे ई मित्र से कराएं, कहीं से कराएं, उसका अलग बजट हो। शिक्षक पे काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब शिक्षक इस काम में लगेगा तो वो शिक्षा का काम नहीं कर सकता। दूसरा, जो बजट से संबंधित है, ये सरकार पिछले सालों से लगातार इस पे जोर दे रही है कि बच्चों के लिए अलग और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, हर विद्यालय में शौचालय होने चाहिए। शौचालय हो गए, लेकिन उन शौचालयों को चालू हालत में रखने के लिए बजट नहीं है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, और साथ ही साथ शौचालय में अगर पानी नहीं है, उसमें स्वच्छता के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, तो वो शौचालय उपयोग में नहीं रह पाते हैं। इसलिए पैसा लगा हुआ भी बेकार जाता है। इसलिए इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही हम एक चीज और कहना चाहते हैं, आज क्योंकि हम मानव है, अगर शिक्षक ठीक से सामान्य तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, वो खुद स्वस्थ नहीं होगा मानसिक रूप से और तनाव रहित नहीं होगा, तो वो बच्चों को ठीक शिक्षा नहीं दे पाएगा। आज आप जाकर के देखिए, विद्यालयों के अंदर आज भी कमरों की कमी है। आज महिलाएं
और पुरुष दोनों तरह के लोग काम करते हैं। अगर महिला को किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, रिसेस के टाइम भी उसको रेस्ट की जरूरत है, उसके लिए कोई अलग से कॉमन रूम नहीं है, स्टाफ रूम नहीं है। ये बड़ा आवश्यक है। ये देखने में यूँ लगता है कि इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है। आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, सर, उसके स्वास्थ्य भी ठीक। कई बार ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं और उस भारत के भविष्य के साथ में हम लोग खिलवाड़ करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। हम बात तो करते हैं कि हमें उस स्तर के क्लासरूम्स होंगे, सारे कुछ होंगे, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि सेकेंडरी प्रायोरिटी रह गई है एजुकेशन। जी जी, बिल्कुल, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। सरकार के लिए आज भी प्रचार के लिए बेशक है, लेकिन वास्तव में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आज भी एजुकेशन ही। अगर होती तो कानून को लागू किया जाता, शिक्षक को केवल पढ़ाने का काम दिया जाता, उसके अलावा कोई काम उससे नहीं लिया जाता। लेकिन आज सच्चाई ये है कि शिक्षक कम हैं वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, और जो करना भी चाहते हैं वो इतने तनाव में रहते हैं। आप देखिए बजट में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए सर? शिक्षा के क्षेत्र में अपॉइंटमेंट ज्यादा होने चाहिए, यानी कि भर्तियां हों, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर करना चाहिए, या फिर सबसे बड़ी बात जो ये है कि एमएलए ज्यादातर मैं देखता हूं टेबल कब थपथपाएंगे कि नाम बोला जाएगा कि उसके स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया गया, उस पे जोर रहना चाहिए। होना क्या चाहिए? नहीं, ये भी एक बड़ी साजिश चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो क्रमोन्नत किए जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया जिसमें 30 या 50 छात्र पढ़ रहे हैं, उसको सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया। आज उसको सीनियर बनाया और कल को ये कहेंगे कि वहां बच्चे कम नहीं, इस स्कूल को बंद किया जा रहा है। हमें लगता है कि इस तरह से क्रमोन्नति नहीं होनी चाहिए। जहां आवश्यकता है, जहां रिकमेंडेशन है, एजुकेशन जो विद्यालय के जो एसएमसी है, एसडीएमसी है, या गांव वालों की, वहां किया जाए, समझ में आता है। लेकिन एक यांत्रिक तरीके से जो किया जा रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। जहां आवश्यकता है वहां होना चाहिए। जहां दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, केवल बोर्ड बदला जाता है, बोर्ड बदलने से नहीं होगा। अगर आप स्कूल क्रमोन्नत करते हो तो उस क्रमोन्नति से पहले वहां तमाम सुविधाएं पैदा करने के लिए आपको बजट देना पड़ेगा, वहां कर्मचारी लगाना पड़ेगा। आज हालात ये है कि टीचर नहीं, और टीचर लग जाए तो वहां बाबू नहीं है, वहां चपरासी नहीं है, वहां लैब पे जो कंप्यूटर का काम करने वाला कंप्यूटर टीचर नहीं है। अगर ये नहीं होंगे तो काम ठीक नहीं चल सकता। इसलिए जरूरी है कि जैसे स्कूल क्रमोन्नत होता है, नई नियुक्तियां की जाए, उनको भरा जाए। और दूसरा एक हम और कहना चाहते हैं, अभी बहुत वाहवाही हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे देश में अर्जित की है कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। हम सब ने भी स्वागत किया, स्वागत योग्य कदम भी है। लेकिन उसके साथ ही हमारे सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि आगे से जो नियुक्तियां होंगी वो संविदा पे नियुक्ति होगी। संविदा के नियम बना दिए। हमारी मांग थी कि संविदा नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, उनको रेगुलर करो। सरकार ने काम रेगुलर करेंगे, लेकिन संविदा के तौर पे रेगुलर करेंगे। अभी शिक्षा विभाग में 10,000 वैकेंसी निकाली है, उसमें 16,900 रुपए भी अगर अध्यापक को रखा जाएगा तो उस बच्चे के साथ कैसे न्याय कर सकता है, जो इतने कम वेतन पे जिसको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि संविदा पे नियुक्ति नहीं, रेगुलर नियुक्ति होनी चाहिए। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी बाबू हो, चाहे चपरासी हो, सारे पद भरे जाने चाहिए और संविदा की बजाय रेगुलर नियुक्ति होनी चाहिए और पूरा सुविधा मिलनी चाहिए। मुदगल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल जो चीज है आप ही के साथ में, कर्मचारियों की लंबे समय से मांग चल रही है। ओपीएस को लेकर के बड़ी चर्चा है पूरे देश में, कई राज्य राजस्थान के बाद में लागू भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डिमांड है। मुख्यमंत्री जी को लगता है कि जो सोच नहीं सकते थे कर्मचारी, मैंने वो दिया है, फिर ऐसी क्या मांग है? सर, पिछले बजट में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ओपीएस की घोषणा की, वो वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट था जहां ओपीएस लागू किया, और ऐतिहासिक कदम था और बहुत ही हिम्मत भरा कदम था मुख्यमंत्री जी का जो ओपीएस लागू किया। हर कोई जल्दी से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता साहब। लेकिन अब ओपीएस के बाद में भी 1 साल लगभग होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक ओपीएस के जो नियम सिद्धांत जो बनने वाले थे, अभी तक जो कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला था, और जो कटौती के संबंध में जीपीएफ बीमा से जो उनको लिंक जोड़ने वाला था, वो अभी सभी कर्मचारी अधरझूल में अटके हुए हैं। अभी उसके मतलब कोई दिशा निर्देश सही नहीं। अभी ये स्थिति बनी हुई है कि लोन कैसे मिलेगा, कैसे हम इसमें जमा कराएं, कब हमें पैसा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। अभी तमाम अटकलें अभी इसमें लगी है। अभी पूरी तरह इंप्लीमेंट जब तक नहीं होगा, तस्वीर साफ नहीं होगी, जब तक ये ओपीएस का मामला भी अटका हुआ है। ओपीएस के साथ में मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों, पंचायत राज विभाग के जो कर्मचारी थे, मंत्रालय कर्मचारी थे, उनका कैडर रिव्यू करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जिसका 1 लाख मंत्रालय कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का स्वागत योग्य कदम बताते हुए पूरे राजस्थान में स्वागत किया। उसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा आपके मार्फत कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2013 में भी लास्ट बजट ऐतिहासिक रखा। अब सरकार का लास्ट बजट है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाह रहे हैं इस बजट में कि मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2013 में
वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की थी। छठे वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, उसमें कनिष्ठ सहायक का वेतनमान 2400 ग्रेड पे का किया था। लेकिन विगत सरकार, भाजपा सरकार ने 2017 में 30/10/2017 को वो ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कर लिया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ये गलत तरीके से इसका आंकलन करके इसको लागू किया। हम कहना चाहते हैं कि वही फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, वही सरकार है, वो सब कुछ है, लेकिन गलत क्या होता है, जब सरकार ने किसी कर्मचारी को जो लाभ दे दिया उसको विगत सरकार ने छीन लिया। करीब प्रत्येक कनिष्ठ सहायक को प्रत्येक मंथ 5 से 6 हजार रुपए की वेतन कटौती का दंश झेलना पड़ रहा है आज भी। इस सरकार में भी 4 साल 5 साल 4 साल क्या लगता है आपको बजट में अनाउंसमेंट हो इसकी? हमारी अभी 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी सीधे संवाद के जरिए जो बातचीत हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राज सिंह चौधरी जी ने सीधे सीधे शब्दों में मुख्यमंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करा है कि वेतन कटौती जो 25,500 सरकार जो पहले थी आपकी सरकार में उसको लागू करे और 9,840 का वेतनमान सरकार दे। साथ ही हमारी एक बहुत बड़ी पीड़ा है, 2000 से हम एक दंश झेल रहे हैं कि सचिवालय में काम करने वाले मंत्रालय कर्मचारी, विधानसभा में काम करने वाले मंत्रालय कर्मचारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग में काम करने वाले मंत्रालय और अधीनस्थ में काम करने वाले मंत्रालय, सभी एक भर्ती से, एक योग्यता से, एक कार्य प्रणाली के जरिए आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रथम नियुक्ति 2400 ग्रेड पे में होती है, पहला प्रमोशन 2800 में सबको समान मिलता है, लेकिन दूसरा जब प्रमोशन मिलता है वो सचिवालय वाले 4200 पे जाते हैं और अधीनस्थ के मंत्रालय कर्मचारी 3600 पटक जाते हैं। हमारी पीड़ा है, मुख्यमंत्री जी का भी मानना है, अभी कर सेवा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जी ने खुद ने माना इस बात को कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए जी, लेकिन समान वेतन की मांग हम आज भी कर रहे हैं कि सचिवालय हमारे अंदर 1.5 गुना वेतन करता है। वो सचिवालय में बैठने वाला कर्मचारी 1.5 लाख रुपए ले रहा है तो अधीनस्थ में बैठने वाला कर्मचारी 50,000 रुपए तनख्वाह प्राप्त कर रहा है। खैर चले, हर वर्ग की अपनी अपनी डिमांड शेयर होनी भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी अपेक्षाएं जागृत कर दी हैं। और देखिए, सरकार से डिमांड की जाती है और बना किसके लिए रही है बजट? सरकार पब्लिक के लिए बना रही है। लोक कल्याणकारी स्कीम्स होती हैं, डेवलपमेंट की स्कीम्स होती हैं, वो उसी पब्लिक की। तो पब्लिक का भी अपना एक एजेंडा होता है कि आप बजट तो दे रहे हैं लेकिन काश मुझे ये दे दीजिए। खैर चलिए, कि बड़ी युवाओं की जो डिमांड है, और चुनाव में हर राजनीतिक दल महिला, किसान, बेरोजगार, इनका नाम जरूर लेते हैं, बाकियों को पता नहीं याद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन 3 तो नाम मैनिफेस्टो किसी भी राजनीतिक दल के में आप देख लीजिए, वर्षों से उठा के कहा यही जाता है कि युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, ये वो नाम है जो मैनिफेस्टो में लिखे तो जाते हैं स्वर्ण अक्षरों में, लेकिन होता क्या असर ये मुझे पता नहीं है। पब्लिक डोमेन में पब्लिक खुद अपना अंदाजा लगाए। उपेंद्र यादव जी हमारे साथ में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए। उपेंद्र जी, इस बजट की बात करूंगा मैं आपसे। बजट में मुख्यमंत्री जी ने काफी एक्सरसाइज की, शायद आप लोगों से भी डायलॉग किया उन लोगों ने, तो क्या होना क्या चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये हो? हालांकि डायलॉग नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने पेपर लीक। मैं मानता हूं पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में निकली है, लेकिन ये भी सत्य है 1 से नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है। सरकार के बयान आते हैं कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है, लेकिन अपराधी पकड़े जाते हैं जो रीड के जो अपराधी थे, जो मेन एक्यूज था वो भी जेल से बाहर आ गया, तमाम लोग बाहर आ गए। और रही अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का जो दिसंबर में पेपर आउट हुआ, 24 दिसंबर को जिसको रद्द किया गया, तो उसमें भी 58 लोगों को गिरफ्तार किया, 41 लोग जेल से बाहर आ गए। धीरे धीरे सब लोग बाहर आ रहे, फिर उद्योग धंधा बना दिया, फिर बेचेंगे। क्या सरकार को उस पर रोकथाम के लिए मजबूत कदम उठानी चाहिए? क्यों जो कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको निलंबित करके उसको घर बैठे आधी सैलरी क्यों दे रहे हो? उसको बर्खास्त करो सीधा। आप डमी अभ्यर्थी नकल से पकड़े जाते हैं उसको आजीवन बाहर करिए। जो स्कूल जो इनके जिसने एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर दिया जागृति स्कूल पर, उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं की? क्योंकि अपने लोगों की है। तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इस बजट से आशा है कि कोई ऐसा कानून लेके आए जो अपराधियों की जमानत 1-2 साल नहीं हो और उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो। उनके पास राजपाशा है, रासुका है, उनको तत्काल लागू करिए, जिससे 12 महीने तक जमानत नहीं होगी, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उनकी कमर तोड़िए। लेकिन बयान देते हैं कि हमने रद्द कर लिया, अपराधियों को पकड़ लिया। अरे 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थी पे क्या बीतती होगी, उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी जो कर्जा लेके पढ़ाते हैं। किसी नेता का, एमएलए का, मंत्री का, किसी को बेटा तैयारी नहीं करता, उनको दर्द का क्या पता? वो किसान का, आम आदमी, गरीब का बेटा और बेटी दर्द लेकिन बजट में हो क्या अलग से सेल बनाई जाए या कुछ एसओजी ऑलरेडी बना हुआ? कोर्ट भी बनाइए, आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी करिए, एक्ट लाइए। आप कोचिंगों की मनमानी के खिलाफ एक्ट लाइए, जिनके कोचिंगों का नाम आ रहा है। कदम उठाना पड़ेगा। आप उसके आप न तो उनके बायोमेट्रिक करवा रहे हो, आप जैसे इनके चुनाव होते हैं, नेताओं के चुनाव होते हैं ना, मतदान केंद्र पर 1 दिन पहले कोर्स लग जाती है और वहां परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता, क्योंकि वो नेताओं का भविष्य का सवाल है। नेताओं के आज तक कभी वोट की पेटी लीक होते देखा क्या? या गरीब बेरोजगार की उनके भविष्य की पेटी लीक हो जाती है? नेताओं को कुछ भी नहीं होता है।
आज उनका दर्द हो एहसास क्या? नहीं हो पा रहा। अलग से सेल हो, क्या 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 जाए? बहुत सुझाव दे दिए, बहुत सुझाव दे दिए। हमने कहा ऐसा कानून लेके उनकी जमानत नहीं हो, वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेताओं का गठबंधन इनसे माफियों से है, वो गठबंधन टूटना चाहिए, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा जो 2 से 3 लाख पद खाली है, आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आज तक नहीं है, जिसकी हम मांग लगातार कर रहे हैं, लगातार हर चीज मांग कर रहे हैं। लेकिन आप घोषणा करिए, लेकिन उसको आप निर्धारित समय पर पूरी करिए। पहले बजट में 2100 पदों पर पंचायती राज भर्ती की घोषणा की, 480 पदों पर दंत चिकित्सक की, पीटीआई लाइब्रेरियन की घोषणा की। पहले बजट की घोषणा आज भी अधूरी है। आप लाख की, 2 लाख की, 3 लाख पदों पर घोषणा तो कर दोगे। मैं मानता हूं कि अन्य राज्य की तुलना में मेरा राजस्थान आगे है, आप सबसे ज्यादा भर्तियां कर रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, आप युवाओं के लिए बजट लेके आ रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में हो रहा है, ये भी अटूट सत्य है। इसको रोकना होगा, भर्तियां समय पे निकालो, समय पे पूरा करो। अरे आज राजनेताओं के चुनाव समय पे कैसे हो जाते हैं? उपचुनाव होते हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव होकर शपथ समय पे ले लेते हैं, और युवा बेरोजगार एग्जाम के लिए प्रदर्शन, आंसर की के लिए प्रदर्शन, परिणाम के लिए प्रदर्शन, दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रदर्शन, और फिर ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन, बीच में कोर्ट में चल जाएगी उसके लिए प्रदर्शन। कब प्रदर्शन करने के लिए बेरोजगार पढ़ाई करता है क्या? आज युवा समझदार हो चुका है, आज युवा कह रहा है कि मुझे न्याय चाहिए। आरपीएससी के बार हम प्रदर्शन करने के लाठीचार्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। आज नेताओं पर लाठीचार्ज तो नहीं करती है। अरे आपको पकड़ना है तो सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका को पकड़ो जो पेपर बेचा है, अंतिम कड़ी तक जाइए, उस बस में कौन कौन बैठा था उसकी खुलासा करिए। लेकिन लाठीचार्ज करना, युवाओं को दबाना और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना, ये न्याय नहीं है। राजस्थान का युवा अब सब नोट कर चुका है। 2023 जो अभी चुनाव होंगे नवंबर दिसंबर में, वोट की चोट भी करेंगे और जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। ये खुली चेतावनी है नेताओं को, क्योंकि अब युवा न्याय मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग बनाया जाए। हम मांग करें कि राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। 21 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, या हर कोई आ जाता, तो राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। कई ऐसी मांगे, कई ऐसे सुझाव दिए हमने सरकार को, उस सुझाव को लागू उपेन, आपको लगता है करें। आपको लगता है कि कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए और उसका बिल्कुल बाकायदा मॉनिटरिंग और ठोस आधार हो कि हाँ वैकेंसी ये निकलेंगी, इसके बाद में रिजल्ट आएगा, ये अगर रेलवेशन किसी कराना है तो ये टाइम आएगा, उसके बाद में आपकी उससे पहले आंसर की इतनी तारीख तक जारी कर दी जाएगी और इस समय तक अपॉइंटमेंट कर दिए जाएंगे। एक मुझे लगता है कि एक टाइम बाउंड कोई कार्यक्रम आपको तय करना पड़ेगा, ये तब भरोसा होगा। और बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एसओजी आपके पास में है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी सेल बने जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल एक भरोसे की बात होगी, जो युवाओं को दिलाना पड़ेगा। आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ और भी कोशिश की जाएंगी। रामपाल जी, समय बहुत कम है, 2 मिनट का वक्त है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में, मैं 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा कि बजट में एटलीस्ट सरकार को ये तो करना ही चाहिए। जो मैंने शुरुआत की योगेंद्र जी, खेत को पानी, फसल को दाम और ग्रामोद्योग, जिससे जिन कारणों से बेरोजगारी बढ़ी है उनको समाप्त करो ना। तो उनको समाप्त करने की किसी को ध्यान ही नहीं, किसी का, कि ग्रामोद्योगों को लाओ। और राजस्थान में एक गांव में 10 उद्योग आते हैं तो 4.5 लाख उद्योग लगते हैं, ग्राम उद्योग। 4.5 लाख उद्योगों का मतलब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये जो काम है ये सरकार किसी भी बजट में नहीं करती, और हम लगातार इसको बोल रहे हैं कि ग्रामोद्योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये अभी प्राथमिकता लगता नहीं, उनके साथ खेल हो रहा है। जी सियाग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मैं बहुत कम शब्दों में चाहूंगा कि एटलीस्ट जैसे हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट लिस्ट करके और प्रायोरिटीज तय करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए एजुकेशन में? हम ये कहना चाहते हैं कि कानून में लिखे गैर शैक्षिक काम नहीं हो, मुख्य सचिव का आदेश है गैर शैक्षिक काम नहीं हो। हमने राजस्थान के शिक्षकों ने तय किया है कि हम इस कानून को पालना करेंगे, मुख्य सचिव के आदेश को मानेंगे, लेकिन अधिकारी गैर कानूनी तौर से जो इस कानून की पालना करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए एक तो हम मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि सरकार से चाहेंगे कि इसमें शिक्षक का प्रोटेक्शन किया जाए। हम कानून की पालना कर रहे हैं और वो जो गैर शैक्षिक काम है उसको कराने के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा इसी बजट में की जाए, ये हम सरकार से चाहते हैं। बिल्कुल। मुदगल साहब, कर्मचारियों की मांगे हैं तो हम बात करें कि हाँ बिल्कुल कम से कम ये तो कर दीजिए सीएम साहब बजट में। 2 बातें मुख्यमंत्री जी से हम आपके मार्फत कहना चाहेंगे कि एक तो जो आपने 2013 में जो कर्मचारी को दिया और पिछली सरकार ने जो छीन लिया उसको सरकार लागू करे। इन्हीं का दिया हुआ है वेतन कटौती का आदेश सरकार वापस ले। पहले तो कनिष्ठ सहायक को वेतनमान 9,840 दे। दूसरा, समान कार्य समान वेतन, समान भर्ती, समान योग्यता के आधार पर, समान कार्य प्रणाली के आधार पर एक रूपता रखते हुए
राजस्थान में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों को इनके समकक्ष जो भर्ती से आए, राज सेवा में आए, उनके समान वेतनमान दिए जाए। ये हम आपके मार्फत बात करें, मुख्यमंत्री जो कहता है बजट में जी। इसकी घोषणा करें। उपेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत शॉर्ट उसमें चाहूंगा कि युवाओं का बड़ा, क्योंकि युवाओं पे बहुत कुछ टिका हुआ है, उनके परिवार की निगाहें उन पे टिकी होती हैं, सपने होते हैं, समाज के सपने होते हैं युवाओं पे जुड़े हुए। तो क्या करना चाहिए कि कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट बजट में ये अनाउंसमेंट तो होना चाहिए, और नॉट ओनली अनाउंसमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। देखो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करना सबसे बड़ी चुनौती है, पेपर लीक। और एक भी पेपर लीक हो गया तो नेताओं का भविष्य लीक हो जाएगा अभी चुनाव में, ये खुली चेतावनी है, कुछ भी मान ले वो। इसके अलावा एक चीज मैं और कह रहा था, राजस्थान में फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट का एक खेल चल रहा है। 12 बोरे तो भूपेंद्र सारण के घर पे मिलने वाले घर पे मिले हैं। अब उसकी जांच तो करिए, किस किस के उसमें मार्कशीट है, कितने लोग लगे, वो जांच नहीं करते, दबा दिया जाता है। तो इस फर्जी व्यापार को रोका जाए। आपने विधानसभा में देखा था एक फर्जी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव आ गया था जो कागजों में आ गया था। तो इसके भी, ये बड़ा उद्योग धंधा है, इसको भी रोके, इसके लिए भी कानून लेके आए और ज्यादा भर्तियां निकालकर समय अवधि उसको करने की घोषणा करें कि हम कैलेंडर जारी करके इनको समय पर पूरी करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक वाजिब मांगे हैं और हर व्यक्ति डिमांड करता है, उसकी इच्छा होती है कि यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट लगातार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिविजुअल किसी की मांग नहीं है। जिस वर्ग से वो ताल्लुक रखते हैं और हमारे पैनलिस्ट में एक्सपर्ट के नाते बुलाए हैं, हम उस वर्ग को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में उसकी आवाज को मुखर कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बजट और आपके बीच आपको ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर भी होती है पब्लिक डोमेन में चीज जानी चाहिए कि वास्तव में डिमांड्स क्या थी, ताकि जब एनालिसिस किया जाता है कि बजट में क्या कुछ मिला और मांग क्या थी, उसके बीच का जो गैप है उस पर चर्चा की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बजट विशेष में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राम राम साहब।